एग्जाम स्केनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में, जहां हम आप सभी लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपीजीएससी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी, टीआरई तथा यूजीसी नेट, जेआरएफ, पॉलिटिकल और हिस्ट्री विषय की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे प्रजातंत्र अर्थात डेमोक्रेसी से रिलेटेड पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को सभी साथियों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए तथा चैनल से जो भाई बहन नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाए आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कास्ट जारी रखने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान की विजेता सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 और देख लेते हैं उससे संबंधित आज के टॉपिक प्रजातंत्र से संबंधित पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी थी? जेम्स ब्राइस, एल लॉवेल, जॉन सीले, एबी डाइसी। और राइट आंसर इसका क्या होगा? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन सीले ने यह परिभाषा दी है लोकतंत्र की और कहा है जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। और अरस्तु के अनुसार अरस्तु ने लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप कहा है। आमंड बर्मा ने प्रजातंत्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रजातंत्र संस्कृति से संबंधित सुषुप्त श्वान सिद्धांत जो है वो है, यानी सुषुप्त श्वान सिद्धांत जो प्रजातंत्र संस्कृति से संबंधित है उसका प्रतिपादन आमंड बर्मा ने किया है। रॉबर्ट मिशेल ने गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किया है। और डाइसी के अनुसार लोकतंत्र की डिफिनीशन जो है वो है, लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें देश का बड़ा भाग शासन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, विकास का नवशास्त्रीय सिद्धांत आवश्यक हो गया है, किस परिप्रेक्ष्य के लिए आवश्यक हो गया? 19वीं शताब्दी में तकनीकी और शास्त्रीय खोजों के कारण, यूरोप में कामगारों की स्थिति में तेजी से गिरावट के कारण, मार्क्स की शिक्षाओं से क्रांति के भय के कारण, उपयुक्त सभी के कारण। और राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारणों की वजह से नवशास्त्रीय सिद्धांत का विकास जो है वो आवश्यक हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, यह वक्तव्य किसने दिया कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है? डेविड ह्यूम, जे ब्राइस, आर एम मैकाइवर, सी एच कूले। यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर इसका होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, आर एम मैकाइवर के द्वारा यह कहा गया है कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, एम एन राय द्वारा विकसित विचार को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? उग्र मानवतावाद, लोकतांत्रिक साम्यवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, उग्र मानवतावाद के रूप में जाना जाता है एम एन राय के द्वारा विकसित विचार को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, एम एन राय के संगठित लोकतंत्र के में अंतिम शक्ति निहित है? राजनीतिक दलों में, ऑप्शन बी लोगों में, ऑप्शन सी चुने हुए लोकप्रिय स्थानीय समिति में, ऑप्शन डी विशिष्ट वर्ग में। और राइट आंसर यहां पर आप सभी का होगा ऑप्शन नंबर बी, एम एन रॉय के संगठित लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जो है वो लोगों में निहित है। अब यहां पे कुछ पॉइंट आप समझ लें जो एम एन रॉय से संबंधित है। एम एन राय भारतीय पुनर्जागरण का प्रसार करना चाहते थे, जिसका उद्देश्य उग्र मानवतावाद के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। ये देश और विदेशों में उग्र मानवतावाद के जनक के रूप में विख्यात हुए। वर्ष 1931 में स्वतंत्र भारत नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली, इसका नाम याद रखना है। और वर्ष 1949 में इसका संशोधित नाम रेडिकल ह्यूमनिस्ट रख दिया। यानी जो 1931 में स्वतंत्र भारत नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी एम एन राय ने, 1949 में उसका नाम बदल दिया गया, नाम कर दिया गया रेडिकल ह्यूमनिस्ट। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न अब यहां पर देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है? रूसो, डनिंग, डी टॉकविले, जेम्स मेडिसन। यूपीजीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है और राइट आंसर इसका होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी, डी टॉकविले ने लोकतंत्र की बहुमत को निरंकुशता के रूप में परिभाषित किया है। और उन्होंने कहा है
कि लोकतंत्र बहुमत का शासन स्थापित करता है जो बहुमत की निरंकुशता का रूप धारण कर लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक गलत है? गलत कथन का इसमें से चुनाव करना है, आप ये बात ध्यान रखना। ऑप्शन ए सामान्य कल्याण, ऑप्शन बी प्राकृतिक समानता, ऑप्शन सी राज्य के आधार के रूप में सहमति, ऑप्शन डी व्यक्तिगत संबंधों के निर्धारण में व्यक्ति के अहस्तांतरणीय अधिकार। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक समानता। ये रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है। और रूसो की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम ध्यान रखना। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में प्राकृतिक समानता नहीं बल्कि प्राकृतिक असमानता की चर्चा की है, ये बात भी ध्यान रखना। और उन्होंने दो प्रकार की विषमताओं की चर्चा की है, एक प्राकृतिक विषमता और दूसरी परंपरागत विषमता। प्राकृतिक विषमता को रूसो अपरिवर्तनीय मानते हैं तथा परंपरागत विषमता विशेषाधिकार की पोषक है जिसे समाप्त कर देना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, प्रजातांत्रिक संस्कृत के सुप्त स्वान सिद्धांत का आशय है। ऑप्शन ए निम्न सहभागिता सरकार के लिए बेहद संतोषप्रद है, ऑप्शन बी निम्न सहभागिता बिलगांव एवं आवश्यक हानि को इंगित करती है, ऑप्शन सी उत्तर साम्यवादी राज्यों का प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं आकांक्षाओं का पोषण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा आप सभी लोगों के लिए ऑप्शन नंबर ए, निम्न सहभागिता सरकार के लिए बेहद संतोषप्रद होती है। प्रजातांत्रिक संस्कृत के सुसुप्त स्वान सिद्धांत का प्रतिपादन आमंड और बर्बा ने किया है और उन्होंने कहा कि नागरिकों का शासन के मामलों में निम्न सहभागिता के रूप में व्यवस्थापित किया गया है और यही जो है सुसुप्त स्वान का सिद्धांत है और यह सरकार के लिए काफी लाभप्रद होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न कथन और कारण से है। कथन ए है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा उस निर्धनता को करने की संभावना कम है जो उप क्षेत्रों या मोहल्लों के बीच विषमताओं से उत्पन्न होती है। इसका कारण मेंशन किया गया है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप निम्न स्तरों पर सशक्त इकाइयों का आयोजनों द्वारा ग्रहण हो सकता है। अब यहाँ पर राइट आंसर क्या है? तो देखिए ये वाला ऑप्शन तो कथन तो यहाँ पर बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई यहाँ पर बात ही नहीं बनती। कारण जो है वो सही है और इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों आप सभी के सामने है और प्रश्न है, लोकतंत्र शासन का विकृत रूप है, यह कथन किस विचारक का है? प्लेटो, गेटल, अरस्तु और बोंदा का। अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये स्टेटमेंट अरस्तु का है। अरस्तु ने लोकतंत्र को शासन का विकृत स्वरूप कहा है। बहुत से व्यक्तियों के शासन का सामान्य रूप मध्य वर्ग तंत्र अर्थात पॉलिटी है तथा उसका विकृत रूप लोकतंत्र या डेमोक्रेसी है। वास्तव में लोकतंत्र शब्द का प्रयोग अरस्तु ने भीड़ तंत्र के अर्थ में किया है जिसे वह बहुसंख्यक मूर्खों, अज्ञानियों तथा स्वार्थी व्यक्तियों का शासन कहता है जिनका अत्याचार राजतंत्र या कुलीन तंत्र से अधिक होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं और अगला प्रश्न है, पॉलिटी अर्थात संवैधानिक जनतंत्र कहीं अधिक स्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है, यह कथन दिया है प्लेटो, अरस्तु, सिसरो और पॉलीबियस ने। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह स्टेटमेंट अरस्तु का है। पॉलिटी या संवैधानिक जनतंत्र को अरस्तु राज्य का सर्वोत्तम रूप मानते हैं, यह बात आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझनी है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चिंतक लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? यहाँ पर नहीं शब्द ध्यान रखना है। लॉक, हॉब्स, कार्ल मार्क्स और जेएस मिल। इजिली आप यहाँ कर पाएंगे और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हॉब्स जो है लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़े हुए, बाकी लॉक, कार्ल मार्क्स और जेएस मिल ये लोकतंत्र के जो है उदारवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है और ये पॉइंट नोटेबल है, इसे आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है? सेबाइन, सीएल वेपर, लॉर्ड लोथियन, ऑप्शन नंबर डी डनिंग। और अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीएल वेपर ने मिल को विरक्त प्रजातंत्रवादी कहा है क्योंकि मिल का विचार था कि स्वतंत्रता की भांति ही लोकतंत्र सभी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। मिल सच्चे और झूठे लोकतंत्र में विभेद करता है और बहुमत के ऊपर आधारित जनतंत्र एक झूठा जनतंत्र है क्योंकि यह मनुष्य के बुद्धि तथा चरित्र के आधार पर अंतर की अवहेलना करता है। इसके विपरीत वह जनतंत्र जिसमें समाज के विभिन्न अंगों को महत्व दिया जाता है सच्चा लोकतंत्र कहलाता है। ये बात आपको यहाँ पर समझनी है। अगला प्रश्न यहाँ पर
आप सभी के सामने है और प्रश्न है 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया? मधुलिमय, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने ए पिक्चर ऑफ सर्वोदया सोशल ऑर्डर में लिखा है कि बहुसंख्यक दल शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर लोकतांत्रिक शासन के स्थान पर स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना करते हैं, अतः वह दल विहीन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना करते हैं। 20वीं सदी में 70 के दशक में उन्होंने प्रजातंत्र के लिए नागरिक आंदोलन चलाया। उनके आंदोलन का उद्देश्य जनसाधारण की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करना था। इसी आधार पर उन्हें समग्र क्रांति का जो है नारा दिया। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि समग्र क्रांति किससे संबंधित है, वो भी जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है निम्न में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? गैलब्रेथ, मैकफर्शन, कीन्स, रूजवेल्ट। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैलब्रेथ यह मानते हैं कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है और इसका स्पष्ट मेंशन उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट के अंतर्गत किया है। तो इनकी पुस्तक का नाम भी याद रखना है, द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं है? एलेक्स डी टॉकविले, जे जे रूसो, जे एस मिल, ईडब्ल्यू नीट्से। और राइट आंसर यहां पर क्या होगा आप सभी के लिए? और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईडब्ल्यू नीट्से जो है या नीत्से भी लिखे मिलेंगे आपको, ये लोकतंत्र के सिद्धांतकारों में नहीं गिने जाते हैं, जबकि एलेक्स डी टॉकविले, जे जे रूसो तथा जे एस मिल लोकतंत्र के सिद्धांतकार हैं। और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है अपने संविधानों के वर्गीकरण में अरस्तु ने प्रदर्शित किया है कि बहुतंत्र पॉलिटी का विकृत रूप है, अल्पतंत्र, निरंकुश तंत्र, लोकतंत्र और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र को अरस्तु ने पॉलिटी का विकृत रूप कहा है। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है? लॉर्ड ब्राइस, डेविड बी ट्रूमैन, सी राइट मिल्स, हेरोल्ड लॉसबेल। राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, डेविड बी ट्रूमैन जो है वो प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। डेविड ट्रूमैन ने अपनी पुस्तक द गवर्नमेंटल प्रोसेस में लोकतंत्र के अंतर्गत सामाजिक समूहों की पारस्परिक क्रियाशीलता को स्वीकार किया है तथा प्रत्येक व्यवस्था में समूहों के अस्तित्व को अनिवार्य माना है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लोकतंत्र का बहुलवादी दृष्टिकोण, रॉबर्ट डहेल, बिल्कुल सही सुमेलित है। लोकतंत्र का अभिजनवादी दृष्टिकोण, गायटानो मोस्का, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। लोकतंत्र का नव दक्षिणपंथी दृष्टिकोण, डेविड मार्कंड, ये भी सही है। और लोकतंत्र का कारपोरेट दृष्टिकोण, हीगल, ये नहीं सही है और यही पूछा गया कि सुमेलित नहीं है और ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने आ रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों आप सभी के सामने है। प्रश्न है निम्न में से किस विचारक ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्थान पर प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया है? जे जे रूसो, कार्ल मार्क्स, एम ए बाकुनिन, जे मेडिसिन। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जे मेडिसिन ने प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया है। जे मेडिसिन संयुक्त राज्य अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति थे। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माण में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था और इसलिए इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मेडिसिन ने प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया था किंतु बर्क की भांति प्रतिनिधित्व के रूढ़िवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होना चाहिए किंतु रोजमर्रा के कार्यों में प्रतिनिधियों को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। लोक कल्याणकारी सिद्धांत आधारित है कुलीन तंत्री सिद्धांत पर, लोकतांत्रिक सिद्धांत पर, अराजकतावादी सिद्धांत पर, मार्क्सवादी सिद्धांत पर। अब यहाँ पर आप बिना सोचे ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है क्या है? लोकतांत्रिक राज्य, लोकतांत्रिक सरकार, धर्म प्रधान राज्य, केवल शासन का स्वरूप नहीं अपितु जीवन का माध्यम। और राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है केवल शासन का स्वरूप नहीं अपितु जीवन का एक माध्यम भी होना चाहिए लोकतंत्रात्मक।
अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता इनके हाथों में होती है, भीड़ के, जनता के, राजनीति के और लोक सेवा के। और तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, जनता के हाथों में होती है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र, जिसमें लोक का अर्थ जनता तथा तंत्र का अर्थ शासन होता है। इस प्रकार लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दी है, जो बहुत ही फेमस है और हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती है। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जनतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। अतः स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है और जनता ही अंतिम रूप से उत्तरदायी होती है। एक पॉइंट यहाँ पर नोट करना, वर्तमान में स्विट्जरलैंड इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा है। स्वतंत्र प्रेस, ये तो कतई बाधा नहीं है, ये नहीं बाधा है। स्वस्थ एवं सुदृढ़ राजनीतिक दल, ये भी बाधा नहीं है। निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली, यही बाधा है दोस्तों, और यही ऑप्शन सही हो जाएगा। सांप्रदायिकता का अभाव, ये भी बाधा नहीं है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है। तो संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, प्रजातांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। और राइट आंसर यहां पर आप सभी के लिए होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र को भारत ने स्वीकार किया है। और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यायुक्त विधायन व्यवस्था से किसकी शक्ति में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। विधायिका, विधायी समितियां, जनपदाधिकारी वर्ग, मंत्री परिषद। और राइट आंसर यहां पर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि यहां पर चीजों को बिल्कुल क्लेरिफाई किया जाएगा, वो आप समझें। प्रत्यायोजित विधान का अर्थ है विधानमंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग। इसके प्रत्यायुक्त विधायन अधीनस्थ विधायन या सहायक विधायन के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः संसद अपनी कानून निर्माण की सत्ता प्रशासनिक विभागाधिकारियों को प्रदत्त कर देती है और इस शक्ति के आधार पर इन अधिकारियों के द्वारा जिन नियमों का निर्माण किया जाता है उसे ही प्रदत्त विधान कहते हैं। और प्रश्न में दिया गया विकल्प जनपद अधिकारी वर्ग में निर्वाचित तथा नियुक्त दोनों पदाधिकारी शामिल होते हैं, इसलिए यह उपयुक्त उत्तर नहीं होगा। और प्रदत्त विधान केवल प्रशासनिक विभागाधिकारियों से संबंधित, अतः प्रदत्त विधान में इनकी शक्तियों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो किसके, इसमें जनपद अधिकारी वर्ग के स्थान पर अगर कहा गया होता प्रशासनिक विभागाधिकारी, तो वो ये ऑप्शन फिर यहां पर सही हो जाता। तो ध्यान रखना, यहां पर प्रशासनिक विभागाधिकारियों के जो है सर्वाधिक वृद्धि हुई है उनकी शक्ति में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन किस विचारक का है। इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों ना लगे। और यहां पर चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, सी.डी. बर्न्स, लॉर्ड ब्राइस, हेराल्ड जे लॉस्की, वाल्टर बेज हार्ट। और पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी.डी. बर्न्स। सॉरी दोस्तों। तो सी.डी. बर्न्स क्या लिखते हैं? सी.डी. बर्न्स लिखते हैं कि इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभा में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो इसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, इसकी कल्पना चाहे कितनी मधुर क्यों ना लगे। इस प्रकार अल्फ्रेड स्मिथ ने भी लिखा है कि लोकतंत्र के सभी रोगों का निदान और अधिक लोकतंत्र के द्वारा ही हो सकता है। अगला पॉइंट यहां पर देखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाओं को देख लेते हैं। सी.डी. बर्न्स ने एक जगह और लिखा है कि सभी प्रकार का शासन शिक्षा प्रदान करने की एक पद्धति है, पर आत्म शिक्षा ही सबसे अच्छी शिक्षा है, इसलिए सबसे अच्छा शासन सुशासन है जो लोकतंत्र है। तो सी.डी. बर्न्स ने लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन भी माना है। और जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ है सहिष्णुता, न केवल उन लोगों के प्रति जिनसे हम सहमत हों, बल्कि उनके प्रति भी जिनसे हम असहमत हों। वहीं महात्मा गांधी जी का भी स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट परीक्षाओं में पूछा गया है कि लोकतंत्र वह कला एवं विज्ञान है जिसके अंतर्गत जनसाधारण के विभिन्न वर्गों में भौतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संस्थानों को सबके सामान्य हित की सिद्धि के लिए नियोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है और प्रश्न है, लोकतंत्र में गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया है। रॉबर्ट मिशेल्स, विल्फ्रेड पेरेटो, गाएटानो मोस्का, रेमो आरू। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर यहां पर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लोकतंत्र में
गुट तंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन रॉबर्ट मिशेल्स ने किया है। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। गुट तंत्र का लौह नियम अर्थात आयरन लॉ ऑफ ऑब्लिगार्ची जर्मन समाजशास्त्री रॉबर्ट मिशेल्स द्वारा वर्ष 1911 में अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में दिया गया। मिशेल्स ने लोकतंत्र में अभिजनों के शासन को गुट तंत्र की संज्ञा दी है। इनके अनुसार किसी भी तरह का मानव संगठन स्थापित कर देने पर उसका नियंत्रण अत्यंत एक छोटे से गुट के हाथों में आ जाता है, और यह बात लोकतंत्रीय प्रणाली पर भी लागू होती है। और जो वो छोटा सा एक गुट होता है, उसी से संबंधित जो नियम है, उसी को गुटतंत्र का लौह नियम नाम दिया है रॉबर्ट मिशेल ने। इटली के समाजशास्त्री पेरोटी की अगर हम बात करें तो वो क्या कहते हैं, ने लोकतंत्र के अभिजन वर्गीय सिद्धांत के अंतर्गत अभिजनों के संचरण का सिद्धांत दिया है। तो अभिजनों के संचरण का सिद्धांत किसने दिया है? विल्फ्रेड पेरेटो ने दिया है। सी राइट्स की अगर हम बात करें तो सी राइट मिल्स ने अपनी पुस्तक पावर एलीट में अमेरिकी राज व्यवस्था का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि 3 प्रकार के अभिजन वर्ग होते हैं: सैन्य बल अभिजन वर्ग, राजनीतिक अभिजन वर्ग और औद्योगिक अभिजन वर्ग। अब यहाँ पे मोस्का से भी चीजों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मोस्का ने अपनी पुस्तक द रूलिंग क्लास में यह कहा है कि सभी समाजों में केवल 2 वर्ग पाए जाते हैं। पहला वर्ग जो शासन करता है, दूसरा वर्ग जिस पर शासन किया जाता है। तो सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक चिंतक विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से जुड़ा है? विल्फ्रेड पेरेटो, मोस्का, रॉबर्ट मिशेल्स या सभी तीनों? और राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी तीनों किसी न किसी विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। उससे पहले कुछ पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। यहां पर आप सभी लोगों ने देखा कि पेरेटो ने अभिजनों के संचरण के सिद्धांत से जो सहमति दिखाई है, वही जर्मन समाजशास्त्री रॉबर्ट मिशेल्स ने गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किया है, और मोस्का ने शासक वर्ग तथा शासित वर्ग की भूमिका को स्पष्ट किया है। तो ये तीनों स्पेशलाइजेशन जो है थ्योरी से जुड़े हैं। नाम इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी नहीं है? पेरेटो, मोस्का, मॉन्टेस्क्यू और मिचेल्स। अब आप इजिली यहाँ पर कर पाएंगे। मॉन्टेस्क्यू इसमें राइट आंसर है, अनुयायी नहीं है ये पूछा गया है। पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स ये सारे अनुयायी हैं। और कौन कौन है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या अभिजनवादी सिद्धांत 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विकसित हुआ। इसे अनुभववादी लेखकों पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स, बर्नहम, शुम्पीटर आदि प्रमुख ने विकसित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेरेटो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी 3 कथन इसमें सही होंगे, एक सही नहीं होगा। वह हड़ताल के अधिकार को न्यायोचित ठहराता है, बिल्कुल सही बात है, उसने कही है। उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सत्य की खोज के लिए उपयुक्त माना है, बिल्कुल सही बात है। उसने साम्राज्यवाद की प्रशंसा की है, यह बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं उसने की है, और यही राइट आंसर यहां पर आप सभी के लिए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बी पेरेटो, मोस्का, रॉबर्ट मिशेल्स, डेविड स्टन। अब आप इजीली कर पाएंगे, ये तीनों संबंधित है, और राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डेविड स्टन जो है वो संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, शक्ति अभिजन का सिद्धांत किसने दिया है? रॉबर्ट मिशेल, सी राइट मिल्स, शुम्पीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी राइट मिल्स ने शक्ति अभिजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और किसमें किया है? अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ऑफ इलीट में किया है, जो 1956 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है, और प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ल्यूडोविकी, मार्क्स, टेलीरैंड और प्रोंधा। और राइट आंसर यहाँ पे आसानी से आप करेंगे। टेलीरैंड जो है, उन्होंने लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहा है। टेलीरैंड के अनुसार लोकतंत्र स्वीकृत पागलपन है। उन्होंने लोकतंत्र को दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र भी कहा है। यह स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखना है। कुछ अन्य विद्वानों की स्टेटमेंट समझते हैं। तो प्लेटो और अरस्तु ने लोकतंत्र भीड़ तंत्र या मूर्खता का तंत्र या विकृत व्यवस्था के नाम से जो है लोकतंत्र को संबोधित किया है। वहीं कार्लाइल ने कहा है कि लोकतंत्र लाखों मूर्खों की सरकार है। और ल्यूडोविकी कहते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ है मृत्यु। वाल्टर बेल कहते हैं लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवाद है। वहीं एंथनी गिडिंस कहते हैं कि लोकतंत्र में भावनात्मकता एवं बहुमत की अत्यधिकता देखी जाती है।
बार्कर ने क्या कहा है? बार्कर ने लोकतंत्र को जुगाड़ों का शासन कहा है। यह बात ध्यान रखना, ऐसा ही एज इट इज प्रश्न पूछा गया है कई परीक्षाओं में। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने आ रहा है। प्रश्न है, निम्न में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एडम स्मिथ, ई बर्क, एच लास्की, टीबी स्मिथ। 2 बार परीक्षा में पूछा गया है, इस बार भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। राइट आंसर है टीबी स्मिथ ने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है। इसके अतिरिक्त मैकाइवर ने भी लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में परिभाषित किया है, लेकिन इस प्रश्न में ऑप्शन जो टीबी स्मिथ ही था तो ये सही रहेगा। अगर मैकाइवर होता तो मैकाइवर को भी सही करते। यहाँ पे अब कुछ और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं लोकतंत्र के बारे में। ऑस्टिन, डाइसी, लावेल, ब्राइस आदि विचारक लोकतंत्र को सरकार के निर्वाचन की पद्धति के रूप में देखते हैं, न कि शासन पद्धति के रूप में। मैकफर्सन के अनुसार लोकतंत्र चयन की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक निर्णय लिए जाते हैं। लॉरेंस लॉवेल क्या कहते हैं? लोकतंत्र में कोई यह शिकायत नहीं कर सकता कि उससे सुनवाई का मौका नहीं मिला। वहीं वाल्टर वेजहार्ट कहते हैं कि लोकतंत्र लोक शक्ति को भ्रमित करने का सबसे बड़ा तरीका है। यह भ्रम इसलिए स्थापित होता है क्योंकि लोकतंत्र में वाद विवाद एवं सहिष्णुता के लक्षण हैं, जो लोगों के अधिकारों के भ्रम जाल में फंसाते हैं, यानी जो लोगों को अधिकारों के भ्रम जाल में फंसा देते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? प्रतिक्रियावादी सिद्धांत, अनुदारवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत या क्रांतिकारी सिद्धांत? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रांतिकारी सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है और प्रश्न है, किसने कहा था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? गिलक्राइस्ट, लास्की, गेटेल या गार्नर? और ये स्टेटमेंट आपको याद है हमेशा, और राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। गिलक्राइस्ट ने कहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। अब कुछ देशों में वयस्क मताधिकार की एज पर अगर हम चर्चा करें तो भारत में आप सभी लोग जानते हैं 18 वर्ष एज निर्धारित की गई है मताधिकार के लिए, और फ्रांस व जर्मनी में वयस्क मताधिकार की आयु 20 वर्ष है। डेनमार्क व जापान में वयस्क मताधिकार की आयु 25 वर्ष है। नॉर्वे में वयस्क मताधिकार की आयु जो है वो 23 वर्ष निर्धारित की गई है। अब आप सभी लोग बताएं कि भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा वयस्क मताधिकार की एज को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था? कमेंट इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को अवश्य करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है। सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, या किसने कहा था? ऑप्शन ए है ब्राइस, ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी लावेल। और राइट आंसर यहां पर आप सभी के लिए होगा ऑप्शन नंबर बी। यह स्टेटमेंट अब्राहम लिंकन का है। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। वास्तव में लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जो सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के शासन प्रक्रिया में हिस्सा देती है। एक बात ये भी ध्यान रखना कि लोकतंत्र की जो सर्वश्रेष्ठ और सबसे फेमस डिफिनिशन है वो अब्राहम लिंकन की ही है। अब यहाँ पे कुछ परिभाषाएं समझ लेते हैं। तो सीले कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं? लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन है। डायसी कहते हैं कि लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग जो है शासन करता है। तो दोस्तों ये था आप सभी लोगों के लिए आगामी परीक्षाएं जो आपकी आ रही हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीएससी प्रोक्ता, बीपीएससी टीआरई, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस की विजेता सीरीज के अंतर्गत पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18, जिसके अंतर्गत लगभग 38 क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किए हैं उनको अगर हम एक्सप्लेनेशन जोड़ दिया जाए तो ये 60 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और अगले जो शेष क्वेश्चन है उनका पार्ट 2 आप सभी लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर के आएंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी, कोई सुझाव अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल से जो भाई बहन नहीं जुड़े हैं चैनल से जुड़ जाएं, राजनीति विज्ञान और हिस्ट्री की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।